Hello everyone, welcome to Yon Ayurveda's YouTube channel. I am Dr. Neeraj Sharma, practicing Obs and Gynae for last 35 years. प्रेगनेंसी मंथ बाय मंथ के क्रम में आज हम बात करेंगे सेकंड मंथ ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। तो आइए जानते हैं सेकंड मंथ में बेबी कैसे व कितना ग्रो करता है। सेकंड मंथ यानी 5 से 8 सप्ताह का समय। इस समय बेबी के सेल्स शेप लेना शुरू करते हैं। ये टेडपोल जैसा दिखता है। बॉडी के साथ एक टाइनी टेल जैसी का स्ट्रक्चर होता है। इस मंथ का अंत आते तक बेबी का साइज 1 इंच का हो जाता है और उसका वजन बहुत कम होता है, लगभग 1 औंस के भी 30वें भाग जितना। उसके चेहरे के फीचर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। कान के लिए स्किन के फोल्ड दिखाई पड़ने लगते हैं। छोटी छोटी बड्स निकलनी शुरू होती हैं जिनसे कि हाथ पैर उंगलियां और आंखें बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस मंथ में न्यूरल ट्यूब बन जाती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अन्य न्यूरल टिश्यूज भी डेवलप होते हैं। लंग्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और सेंसरी ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं। हड्डियों के लिए कार्टिलेज बनना शुरू होता है। 6 वीक्स में हम वजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा एम्ब्रियो की हार्ट बीट भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इस समय बेबी का सिर जो है वो बाकी बॉडी के प्रोपोर्शन में थोड़ा बड़ा होता है और 8 सप्ताह बीतते बीतते, अब तक हम उसको एम्ब्रियो कहते थे, 8 सप्ताह के बाद हम बेबी को फिटस कहना शुरू करते हैं। तो आइए जानें कि प्रेग्नेंट लेडी को कैसा महसूस होता है। प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के साथ ही शरीर और मन आपको एक होने वाली माँ के खूबसूरत एहसास से सराबोर कर देता है। इस मंथ में भी शुरुआती ही सिम्टम होते हैं, जैसा हमने फर्स्ट मंथ में बात की थी। किसी को फर्स्ट मंथ से ही ये सिम्टम शुरू हो जाते हैं, किसी महिला को सेकंड मंथ में होते हैं, किसी को कुछ कई बार पता भी नहीं चलता है। तो जैसे कि वॉमिटिंग की फीलिंग अक्सर देखने को मिलती है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। फूड सेंसिटिविटी अक्सर होती है, थकान होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, यानी कि बार बार यूरिन जाने का मन करता है। इसको विस्तार से अपने फर्स्ट मंथ के एपिसोड में भी बताया है कि ऐसा क्यों होता है। आप देखना चाहें तो आप फर्स्ट मंथ के एपिसोड में इस चीज़ को देख सकते हैं। मुंह में अधिक लार यानी सलाइवा आने लगती है। कब्ज की प्रॉब्लम लगती है। किसी को स्लाइट वजाइनल डिस्चार्ज भी होता है। सिर का भारीपन और चक्कर आना भी किसी को महसूस होता है। मूड स्विंग यानी कभी कभार बहुत मन खुश होता है और कभी एकदम चिड़चिड़ापन महसूस होता है, उदास मन हो जाता है। ये सब हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। हार्ट बर्न की समस्या भी बहुत देखने को मिलती है। गैस की अंदर फीलिंग बहुत होती है। हार्ट बर्न का जो कारण होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी में लार्ज क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का बनना होता है। इसके कारण पूरे शरीर के जो स्मूथ मसल टिश्यूज होते हैं वो बहुत रिलैक्स होने लग जाते हैं और फूड गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में बहुत स्लोली आगे बढ़ता है। इसलिए इंडाइजेशन, हार्ट बर्न और पेट भरा भरा होने जैसी फीलिंग होती है। ये आपको प्रॉब्लम लग सकती है, पर एक्चुअली ये फिटस के लिए अच्छा होता है। फूड से न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में एब्जॉर्प्शन स्लो होने की वजह से मूवमेंट अच्छा होता है, जो प्लेसेंटा द्वारा फिटस तक पहुंचता है। और एक मज़ेदार बात ये होती है कि आपके हार्ट बर्न को बढ़ाने वाले जो हार्मोन होते हैं वो आपके बेबी के सिर पे अधिक बाल लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो है ना मज़ेदार बात। हम अगर और सिम्टम्स की बात करें तो सेक्सुअल डिज़ायर में थोड़ी कमी महसूस होती है, क्योंकि शरीर हर वक्त थकान और सुस्ती महसूस करता है। ब्रेस्ट के जो निप्पल होते हैं उसके आसपास की जो स्किन होती है वो थोड़ी डार्क होने लगती है। वो एरिया भी थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके हार्ट को अधिक पंपिंग करनी पड़ती है, तो आपको अपनी हार्ट बीट भी बहुत बढ़ी हुई महसूस होती है। किसी को चेहरे पर काफ़ी ग्लो आ जाता है। ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। अब बात आती है कि आपको सेकंड मंथ में क्या क्या करना चाहिए। अगर आपने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लें। डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करते हैं। आपकी सर्विक्स, वजाइना, यूट्रस की जांच होती है। आपका वज़न, ब्लड प्रेशर वगैरह तो हर विजिट में ही देखा जाने वाला है, तो इस विजिट में भी देखा जाता है। आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं डॉक्टर, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट
कराया जाता है। ब्लड ग्रुप, सीरम कैल्शियम, प्रोटीन, आपके रक्त में कितने विटामिन्स हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी वगैरह की जांच कराई जाती है। साथ में ही आपकी शुगर, ब्लड शुगर, VDRL और HIV की भी जांच बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ शुगर, प्रोटीन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूरिन टेस्ट भी अक्सर डॉक्टर्स कराते हैं। कोई पारिवारिक हिस्ट्री हो अगर किसी जेनेटिकल प्रॉब्लम की, तो जेनेटिकल जांच भी आपकी कराई जा सकती है। सर्विक्स के एबनॉर्मल सेल्स की जांच के लिए कई बार पेप स्मीयर लेके उसको भी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। साथ ही डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड ज़रूरत के अनुसार दे सकते हैं। बहुत अधिक वॉमिटिंग हो तो उसके लिए मेडिसिन लेना भी ज़रूरी हो जाता है। अब हम जानेंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब तक आपको समझ आने लगता है कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है, आपको उसके हिसाब से सोचना और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं। तो जैसे अगर आप मान लीजिए सिगरेट, शराब वगैरह पीते हो या ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी या और कैफ़ीन वाली चीज़ें आप लेते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो वो आपको छोड़ देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं और खूब चबा कर खाएं। यदि वज़न अधिक है तो फैट फ्री डाइट लें। साइट्रस फ्रूट्स लें, जैसे अंगूर, संतरा, नींबू, आंवला, साथ ही सेब, चीकू, केला, अंजीर वगैरह भी आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप भिगाई हुई किशमिश और बादाम लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ ही आपको खाने में जो मौसम की सब्जियां होती हैं, वो हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स और अंकुरित अनाज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। कई बार होता है कि सॉलिड चीज़ नहीं खाई जाती है, भूख बहुत कम लगती है, तो नहीं सॉलिड खाया जाए तो आप लिक्विड भी ले सकते हैं। बार बार लें लिक्विड, जिसमें आप दूध, जूस और नारियल पानी को शामिल कर सकते हैं। वॉमिट किसी किसी को बहुत ज़्यादा आती है, तो ऐसा ना करें कि वॉमिट के डर से आप खाना ही छोड़ दें, क्योंकि वॉमिट आने से कई बार शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं और शरीर में पानी की कमी ना आने पाए, इसलिए बार बार कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहें। वॉमिटिंग को हम अक्सर मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, क्योंकि वो सुबह बिस्तर से उठने के बाद एकदम से आनी शुरू हो जाती है। तो सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही एक आध बिस्किट अगर आप ले लेंगे तो वॉमिटिंग की फीलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। कब्ज़ की समस्या अक्सर महिलाओं को परेशान करती है, प्रेग्नेंट महिलाओं को। तो उसके लिए उनके पास एक उपाय है कि वो जो फल हैं, जैसे सेब वगैरह हैं, जिनको छिलके समेत खा सकते हैं, तो उनको छिलके समेत ही खाएं। साथ ही अपने खाने में जो मौसम के सलाद होते हैं, मौसम की जो सब्जियां होती हैं, उसके सलाद को भी अपने खाने में शामिल करें, ताकि उसमें काफ़ी फाइबर होता है। तो फाइबर के कारण मोशन ठीक होता है और पेट साफ रहता है। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो भी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो थोड़ा सस्ती भी मिलती हैं, तो वो मूली, शलजम, पालक वगैरह के पत्ते वो खा सकते हैं। बहुत मिनरल वगैरह से रिच होते हैं ये। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल में जो विटामिन्स वगैरह की टैबलेट मिलती हैं, उनको वो ज़रूर लें। आपके खान पान का असर आपके आगे आने वाले फीमेल चाइल्ड पे क्या पड़ता है, ये भी एक रिसर्च से ऐसा ज्ञात होता है कि अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया कि जिन महिलाओं का वज़न शुरुआती मंथ में या पूरी प्रेगनेंसी के समय पे ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन होता है, या जो महिलाएं बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेती हैं, जैसे 12 सप्ताह तक लगातार अगर पेन किलर्स लेती हैं, ये एक अरहस यूनिवर्सिटी ने भी ये शोध किया है, तो ऐसी महिलाओं को जो फीमेल चाइल्ड होती है, उनमें प्यूबर्टी बहुत समय से पहले होने की संभावना होती है, जो कि उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा और सावधानियों की बात करें तो वज़न नहीं उठाना है आपको, यात्राएं नहीं करनी, जर्नी नहीं करनी है आपको। घर के हल्के फुल्के काम अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप करते रहें। उकड़ू ना बैठें, कुछ पटरी वगैरह या कुछ चीज़ पीढ़ा वगैरह लेकर ही बैठें। उबड़ खाबड़ रास्तों पर यानी अनइवन रास्तों पर ना चलें। जॉब करती हो अगर आप, तो भीड़ भाड़ या धक्का मुक्की वाले रास्तों को अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की समस्या हो तो ब्रेक भी ले सकती हैं थोड़ा, बहुत अधिक देर तक लगातार बैठे ना रहें। अपने शरीर व अपने घर की सफाई का बहुत ख्याल रखें, हाथ धोकर ही भोजन करें। फल सब्जियां वगैरह भी जब भी बाज़ार से लाएं तो उन्हें धोकर ही रखें और धोकर ही इस्तेमाल करें। आपके पहनावे की बात करें तो कपड़े थोड़े ढीले पहनना शुरू कर दें, ताकि शरीर के अंगों जैसे ब्रेस्ट और लोअर एब्डोमेन का विकास प्रॉपरली हो सके। हाई हील फुटवेयर पहनते हो तो बंद कर दें।
घर के में अगर पेट्स हों आपके तो उनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनकी शिट के कीटाणु जो होते हैं वो आपको और बेबी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये काम घर के किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दें। तो ये सावधानियां एक प्रेग्नेंट लेडी को सेकेंड मंथ में रखनी होती हैं। लेडी के साथ साथ घर के अन्य सदस्यों और ख़ास तौर से वुड बी पापा की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उनके लिए भी हम कुछ ज़रूरी बातें आपको बताते हैं, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ आपको वुड बी मदर का भी ख्याल रखना है, उसे जो अच्छा लगे, क्योंकि इस समय खाने पीने की चीज़ों में पसंद में बदलाव हो जाता है, घूमने फिरने का अगर मन कर रहा है तो अगर वो हार्मफुल नहीं है तो ऐसी डिमांड्स को आप पूरा करें, खुशी खुशी पूरा करें। अक्सर मूड स्विंग होता है, तो ऐसी कंडीशन में उनको इग्नोर ना करें बल्कि खुश रखने की कोशिश करें। बहुत ज़रूरी चीज़, सेक्स से बचें और यदि करना ही हो तो सावधानीपूर्वक करें। आपको अगर स्मोकिंग की आदत हो तो उसको आपको छोड़ना है। घर के और भी किसी सदस्य को अगर स्मोकिंग की आदत है तो उनको भी आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्मोक से वॉर्म में बेबी को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सेकेंड मंथ में बेबी की ग्रोथ कितनी होती है, प्रेग्नेंट लेडी को कैसा फील होता है, डॉक्टर क्या सलाह देते हैं और उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपकी इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल द्वारा हमें पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई और एपिसोड जो भी आने वाले हैं आपके मिस ना हो। अगले एपिसोड में मिलते हैं थर्ड मंथ की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।